Hello students, welcome to E-Class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. इनकम टैक्स की ई क्लास के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पार्ट 2। ये इस सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। आपने मेरे पिछले लेक्चर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पार्ट 1 को इतना लव किया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर सेट ऑफ के अंदर क्या कुछ पढ़ा था, पहले ज़रा उसको रिवाइज करते हैं 1 या 2 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर आएंगे। हमने ये देखा था कि व्यापारी का एक कथन था, वो कहता था कि मेरे को अगर व्यापार के अंदर लॉस हो रहा है और मुझे व्यापार किसी और व्यापार के अंदर इनकम हो रही है तो साहब आप इनकम के ऊपर तो मुझसे टैक्स ले लेते हो लेकिन लॉस का भी तो मुझे कोई बेनिफिट दो। तो ऐसे में जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के रूल्स हैं वो इसी तरह के केसेस को बेनिफिट देते हैं कि अगर मुझे किसी भी हेड ऑफ इनकम्स की किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैं सेम हेड से या किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकता हूं। तो ये चीज़ हमने सेट ऑफ की पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि क्या एक सोर्स ऑफ लॉस को किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम अंडर सेम हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है, अगर हाँ तो उनके क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर एक हेड के अंदर लॉस है और किसी दूसरे हेड के अंदर इनकम है, क्या एक हेड के लॉस को दूसरे हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस थी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब इस अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड को। ये देखिए जी, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफ द लॉस इन द सेम असेसमेंट ईयर इन विच दे अकर्ड, दीज लॉसेस मे बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सक्सीडिंग ईयर्स। कि भाई अगर मैंने एक असेसमेंट ईयर के अंदर इतना लॉस हो गया कि ना तो वो सेम हेड से सेटिस्फाई हुआ यानी सेट ऑफ हुआ और ना ही किसी और हेड से सेट ऑफ हुआ और जो नेट रिजल्ट था वो लॉस ही रहा, तो वो लॉस अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और अगले सालों की इनकम से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट the losses have been determined in pursuance of the return filed by the assessee within the time allowed under section 139(1). ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये चीज आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा समझने वाली है कि भाई किन लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें उन लॉसेस की भी रिटर्न भरनी होगी और विद इन टाइम रिटर्न भरनी होगी। हम क्या करते हैं, कई बार व्यापारी आते हैं कहते हैं जी मेरे को तो पिछले साल लॉस हुआ है, और वो जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जब सीए के पास जाते हैं और कहते हैं जी मेरे को पिछले साल का लॉस है, इस साल की इनकम से सेट ऑफ करो और उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आओ, तो सीए सबसे पहले यही बात कहता है कि भाई क्या तुमने उस लॉस की रिटर्न भरी थी? वो कहता है जी हमने तो लॉस की रिटर्न भरी नहीं। लॉस की रिटर्न क्या भरनी होती है? जी नहीं, ये आप समझिए कि लॉस की भी हमें रिटर्न भरनी है। हम उस लॉस को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं जब हमने विद इन टाइम अपनी नॉर्मल रिटर्न भरी हो लॉस की। तो अगर वो लॉस की रिटर्न भरी है तो वो लॉस की रिटर्न दिखा के उसको हम आगे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज द सेम असेसी हु सस्टेन द लॉसेस। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सपोज मैंने अपना लॉस वाला व्यापार किसी और को बेच दिया, अब जो जिस बंदे ने वो व्यापार लिया है वो कहे जी मेरे तो पिछले वाले बंदे को लॉसेस हुए तो उनको उठा के मेरे इस व्यापार के प्रॉफिट से सेट ऑफ करो। नहीं, ये जरूरी रिटर्न इसीलिए तो भरवाते हैं ताकि पता चल जाए कि पिछले वाला और ये वाला असेसी दोनों सेम है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या और रूल्स हैं।
ये देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस अंडर हाउस प्रॉपर्टी हैं, दे शैल बी carry forward and set off against the income from house property in the subsequent assessment years up to a maximum of 8 assessment years। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले क्या समझते हैं कि जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है वो अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है और अगले सालों की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस साल वो लॉस हुआ है उस लॉस को उससे अगले 8 असेसमेंट ईयर्स में होने वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यस, अनअब्जॉर्ब्ड लॉस में बी कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड कितने सालों तक? अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर्स। ये 8 असेसमेंट ईयर्स आगे कई जगह आएगा। तो जितने भी मोस्टली जो हमारे लॉसेस हैं वो उनको हम 8 असेसमेंट ईयर्स तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लॉसेस के साथ अलग भी रूल्स हैं, वो आप याद रखिएगा। अभी ये कौन सा रूल था? हाउस प्रॉपर्टी का रूल। नेक्स्ट ये देखिए जी, लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। हमने आपको बताया था कि व्यापार दो तरह के होते हैं, सामान्य व्यापार और सट्टे के व्यापार। अभी कौन से व्यापार चल रहे हैं? यस, ये है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस यानी सामान्य व्यापार। सामान्य व्यापार की हानियों को क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? लॉसेस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस नॉट बीइंग द स्पेकुलेशन बिजनेस which could not be set off from the profits of any other business and the result is loss। कि भाई पिछले साल मेरे 2-3 बिजनेस थे, उनके अंदर इतना लॉस हुआ कि वो किसी और बिजनेस के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ नहीं हो सके और नेट रिजल्ट लॉस रहा। The unabsorbed business loss may be carried forward and set off against the income from the normal business up to 8 assessment years। वही बात आ गई फिर कि भाई अगर मेरे नॉर्मल व्यापार की कोई हानि है तो वो अगर मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो अगले 8 सालों तक, रूल क्या है? इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। कि भाई जिस साल वो लॉस कंप्यूट हुआ है, सपोज मेरा अब कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? यस, हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 19-20 और असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 20-21। तो जो मेरा 19-20 का जो लॉस है वो मैं अगले 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। यानी मेरा अभी जो असेसमेंट ईयर है 20-21, तो इससे अगले 8 असेसमेंट ईयर काउंट कर लो। इस साल का जो लॉस है वो अगले 8 तक हो सकता है। अब सपोज आपके साथ एक और क्वेश्चन आता है जी, अगले 3 साल प्रॉफिट हुआ, फिर अगले साल फिर लॉस हो गया। सपोज मेरा इस साल लॉस है, फिर 3 साल प्रॉफिट है, उसके बाद अगले साल लॉस है, तो जो अगले साल का लॉस है उसके लिए अगले 8 असेसमेंट ईयर रहेंगे। इस साल के लॉस के लिए ये असेसमेंट ईयर्स चलेंगे। इन असेसमेंट ईयर्स के बीच में अगर कोई ईयर ऐसा आ जाता है जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस ही रहा, तो कोई बात नहीं, आप बाकी के ईयर्स के अंदर उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। ये तो थे कौन से लॉसेस? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस। अब देखते हैं जी, इफ द बिजनेस और प्रोफेशन इज बीइंग डिसकंटिन्यूड एंड रिस्टार्टेड। एक क्वेश्चन आता है जी, हमारे को नुकसान इतने ज्यादा हुए कि हमें व्यापार ही बंद करना पड़ गया, फिर थोड़े टाइम बाद हमें हिम्मत आई और हमने व्यापार शुरू कर लिया। तो क्या ऐसे केस में जो पुराना व्यापार मेरा बंद हुआ था उसके लॉसेस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अगले सालों के अंदर? देखिए जी, इसकी क्या कंडीशंस है। सबसे पहले कंडीशन, लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ against the profits of restarted business and profession provided। क्या इसमें कंडीशंस है? क्या? provided the business has been discontinued due to natural calamities like flood, earthquake, riots, enemy action etc। कि भाई अगर तो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आपके कंट्रोल के बियॉन्ड कुछ रीजंस थे, नेचुरल कैलेमिटीज के, जिसकी वजह से आपको अपना व्यापार बंद करना पड़ा, और डिसकंटिन्यूड बिजनेस इज रीस्टार्टेड इन 3 years फ्रॉम द डिसकंटिन्यूएशन, और आपने उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस को अगले 3 साल के अंदर दोबारा शुरू कर लिया, तब आप ये जो पुराने लॉसेस हैं उनको इस साल की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लॉसेस को
रीस्टार्टेड बिजनेस के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब देखिए जी इससे अगला, ये देखिए जी, अब एक और पॉइंट आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस इफ सक्सेशन टेक्स प्लेस बाय इनहेरिटेंस, कि भाई एक पिता अपना व्यापार साधारण तौर पर कर रहा था, उसको लॉसेस हुए और वक्त ने ऐसा पहिया पलटा कि लॉसेस के साथ साथ उस पिता की डेथ हो गई और डेथ के बाद वो व्यापार बेटे के पास चला गया। इसको बोलते हैं सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, कि अब बेटे के पास व्यापार चला गया तो वो बेटा व्यापार का नया स्वामी हो गया, तो क्या वो नए स्वामी को पिछले लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे? इससे रिलेटेड क्या रूल है? द लॉसेस इनकर्ड बाय फादर इन ड्यू कोर्स ऑफ हिज बिजनेस is if carried on by his son after the death of the father. These losses can be carried forward and set off by his son as this succession took place by इनहेरिटेंस। यस जी, बेटे के लिए वो सारे के सारे लॉसेस जो उसके फादर के बिजनेस के हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसके लिए दो कंडीशंस हैं कि फादर को बिजनेस में लॉस भी हुआ हो, उसके बाद डेथ की वजह से जो व्यापार का कार्यभार है वो बेटे के पास आ गया हो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बेटे को उस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद देखिए जी, लॉसेस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। जैसे हमारे गैर सट्टे व्यापार की बात की थी मैंने, अब आ रही है सट्टे के व्यापार की बात। सट्टे के व्यापार के अंदर हमने सेट ऑफ में क्या पढ़ा था कि भाई स्पेकुलेशन लॉसेस को स्पेकुलेशन प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर कुछ लॉसेस बचते हैं तो उसके लिए क्या रूल है? इफ द लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस इज नॉट होली सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर against the profits and gain from the speculation business of that assessment year, it can be carry forward and set off against the profits of speculation business only. Yes, speculation losses को speculation business के profit से ही set off किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा change आपके पास आ रहा है। पहले जितने भी आए थे उन केसेस में क्या था कि आपके losses को आप 8 assessment years तक कैरी कर सकते थे, लेकिन speculation losses के साथ क्या है? up to 4 assessment years succeeding the assessment year in which these losses were incurred। कि भाई आप सट्टे के व्यापार के जो हानियां हैं उनको आप सिर्फ आगे 4 साल तक की कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। देखो जी, लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ये सारे के सारे वही पॉइंट है जो हमने पहले सेट ऑफ में पढ़े थे। इसके साथ क्या रूल है? इफ द लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इज नॉट होली सेट ऑफ in the same assessment year, it can be carry forward and set off against the profits of specified business। और यहां गोल्डन रूल क्या है? till it is fully set off, यानी इसके अंदर कोई असेसमेंट ईयर्स की लिमिट नहीं है, 4, 8 की कोई बात नहीं है। आपको अगर लॉस हो रहे हैं तो अगले सालों के प्रॉफिट्स में से उन लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो और कितने भी सालों तक सेट ऑफ कर सकते हो जब तक वो लॉस पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाता। इससे जो आगे फिर आते हैं वो आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस भी पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस भी पढ़े थे। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस से रिलेटेड कैरी फॉरवर्ड का रूल देखें क्या है? इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज नॉट होली सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इन द सेम असेसमेंट ईयर, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ओनली। सबसे पहली बात तो क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले सालों में भी सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। अप टू 8 assessment years succeeding the assessment year in which these losses are incurred। और रूल क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अगले 8 सालों के कैपिटल गेन से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आगे सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का क्या रूल है? इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज नॉट होली सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द सेम असेसमेंट ईयर। अब देखो जो पिछले वाले में क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ क्या लिखा हुआ था? कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन में कोई सा भी कैपिटल गेन, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। लेकिन अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी भी और
गेन से सेट ऑफ नहीं होगा, यानी किसी भी और हेड ऑफ इनकम से या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। वो अगर कैरी फॉरवर्ड भी होगा तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी it can be carry forward and set off against the long term capital gain only, means अगर long term capital loss ज़्यादा है और वो set off नहीं होता और वो आगे carry forward भी होता है, तो carry forward होने के बाद भी अगले सालों में अगर मेरा long term capital gain होगा तो सिर्फ उसी के साथ ही set off होगा, किसी और profit या गेन के साथ वो सेट ऑफ नहीं होगा। और रूल क्या है, अप टू 8 असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच दीज लॉसेज आर इनकर्ड, कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। अब इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं लॉसेस फ्रॉम आउनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेस। इसके बारे में भी हमने सेट ऑफ के अंदर पढ़ा था कि इन लॉसेस को सिर्फ इसी सोर्स की इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, कहीं और से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है वो भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आउनिंग और मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज के अंदर इतना लॉस है कि वो उस साल सेट ऑफ नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और अगले सालों की आउनिंग और मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन up to 4 assessment year succeeding the assessment year in which these losses are incurred, कि भाई जो आउनिंग ऑफ मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस है उनकी इनकम जो अगले 4 सालों की है सिर्फ उन्हीं में से ही सेट ऑफ होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो अब दूसरा ये पॉइंट है जिसके अंदर 4 असेसमेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं। पहला कौन सा था, यस, स्पेकुलेशन बिजनेस के केस में भी 4 साल था और जो लॉसेस ऑफ आउनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज है इस केस में भी 4 असेसमेंट ईयर्स तक इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं accumulated losses and unabsorbed depreciation of non-speculative business in case of amalgamation। अभी जो मैंने पिछले जितने भी रूल्स पढ़े वो साधारण बिजनेस के पढ़े थे, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अमेलगमेशन की। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ी थी, अमेलगमेशन भी पढ़ा था, डीमर्जर भी पढ़ा था, तो अब एक एक करके वो सारे के सारे यहाँ आएंगी। तो अब अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी हैं और अमलगमेशन हो रहा है कि इफ अ कंपनी आउनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और शिप और होटल अमलगमेट्स विद द अनदर कंपनी, कि भाई एक कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, चाहे वो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, चाहे वो शिप था, चाहे वो होटल था, वो कंपनी को इतने लॉसेस हुए कि उसको किसी और कंपनी के अंदर अपना विलय कराना पड़ा, यानी अमेलगमेट होना पड़ा। तो ऐसे केसेस में जो पुरानी कंपनी के अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस हैं और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, क्या वो नई कंपनी के अंदर ट्रांसफर होंगे? तो पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं जिनके अंदर ये अलाउड है। अगर बैंकिंग कंपनी अमेलगमेट्स विद द स्पेसिफाइड बैंक, वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट अमेलगमेट्स विद द कंपनीज ऑफ सेम बिजनेस। तो कुछ एक बिजनेस इसमें दिए हुए हैं कि इन बिजनेसेस के अंदर अगर एक कंपनी को लॉस हो रहा है और वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर अमेलगमेट हो रही है तो देखिए जी, ये देखिए, द अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी, यानी जो कंपनी अमेलगमेट होने जा रही है, शैल बी डीम्ड टू बी द लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी, यानी जिस कंपनी के अंदर जाकर वो अमेलगमेट हुई है, सारे के सारे जो पुराने लॉसेस हैं वो नई कंपनी के ही माने जाएंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमेलगमेशन वाज अफेक्टेड, कि भाई जिस साल के अंदर भी अमेलगमेशन हुआ है उसी साल जो पुरानी कंपनी के लॉसेस हैं और वो अमेलगमेट होकर नई किसी दूसरी कंपनी के अंदर अमेलगमेट हुई है, तो वो सारे के सारे को लॉसेस प्रीवियस ईयर में जिस साल में अमेलगमेट हुई है उस कंपनी के माने जाएंगे। लेकिन इसके साथ क्या दी हुई है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशंस तो अमेलगमेटिंग कंपनी की हैं और कुछ कंडीशंस अमेलगमेटेड कंपनी की हैं। देखें क्या है अमेलगमेटिंग कंपनी की, यानी वो जिसका विलय हो रहा है। It has been engaged in the business in which accumulated losses occurred or depreciation
remained unabsorbed for 3 years or more। यानी जिस व्यापार में उसको नुकसान हो रहा है, जो कंपनी को नुकसान हुआ है, वो उस व्यापार में पिछले 3 साल या उससे ज्यादा से है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने नई कंपनी खोली, इसी साल मुझे लॉस हो गया और मैंने उठा के किसी दूसरी कंपनी के अंदर अमेलगमेट कर लिया। नहीं, जो कंपनी अमेलगमेट हो रही है वो उसी व्यापार के अंदर 3 साल या उससे ज्यादा के लिए होनी चाहिए। और दूसरी क्या, it continuously held at least 3/4 of the book value of the fixed assets held by it at least 2 years prior to the amalgamation। यानी जितने शुरू में उसने एसेट्स खरीदी थी उनकी बुक वैल्यू का जो 3/4 है, यानी 75% एसेट्स उसके पास पिछले 2 साल से हो। इतने ज्यादा लॉसेस ना हो गए हो कि वो उसकी जो एसेट वैल्यू है वो ही 50% बुक वैल्यू का रह रही हो या 30% बुक वैल्यू का रह रही हो। नहीं, कम से कम 3/4 यानी 75% जो टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू है वो पिछले 2 साल से उनके पास होनी चाहिए। और अब जो अमेलगमेटेड कंपनी है जिसके अंदर विलय हो रहा है, जो अच्छी वाली कंपनी है, उसके साथ क्या कंडीशन है, इट होल्ड्स एटलीस्ट 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम द अमेलगमेटिंग कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमेलगमेशन। कि मैंने अब सपोज किसी कंपनी का अपनी कंपनी के अंदर विलय करवा लिया, तो ये नहीं कि उसको विलय करवाया और उठा के उसकी सारी की सारी एसेट्स को बेच दिया और कैश में कन्वर्ट कर लिया और उसके लॉसेस का ही बेनिफिट ले लिया। नहीं, जितने भी उससे एसेट्स आएंगी उसका 75% एसेट्स मुझे कब तक रखनी पड़ेगी, अगले 5 सालों तक अपने पास रखनी पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन क्या, इट कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी फॉर एटलीस्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमेलगमेशन। और सपोज मैं एक शिप के बिजनेस में हूं और मैंने किसी डूबते शिप वाली कंपनी को अपने अंदर क्या कर लिया, अमेलगमेट कर लिया, तो मुझे उस शिप के बिजनेस में अगले 5 साल तक रहना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अमेलगमेशन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो अमेलगमेटिंग कंपनी को भी पूरी करनी पड़ेंगी और अमेलगमेटेड कंपनी को भी पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसके कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके साथ एक और वर्ड आता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इन केस ऑफ डीमर्जर। ये मैं अमेलगमेशन या डीमर्जर ये सारे के सारे सिंपल नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं, स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या आया, डीमर्जर। डीमर्जर के केस में कौन कौन सी कंपनी होती है, एक तो डीमर्ज्ड कंपनी होती है और एक रिजल्टिंग कंपनी होती है। तो क्या, द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ demerged company shall be deemed to be the losses and depreciation of resulting company। यानी demerged company के जितने भी accumulated losses और unabsorbed depreciation होंगे वो किसके बन जाएंगे, वो resulting company के ही माने जाएंगे। Resulting company is allowed to set off and carry forward such losses for the balance period for which it can be carry forward and set off by the demerged company। यानी सपोज इसके अगर 2 साल पहले कोई लॉस हुआ था, तो 2 साल पहले लॉस हुआ था तो मतलब क्या कि अगले 8 साल और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो बाकी के 6 साल रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो ये सारे के सारे किस केस में है, डीमर्जर के केस में डीमर्ज्ड कंपनी के सारे अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और वो उसी के ही माने जाएंगे। अब जो अगला केस आता है वो क्या आता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इन केस ऑफ सक्सेशन। अब सक्सेशन का मतलब क्या था, where a firm is succeeded by a company or proprietary concern is succeeded by a company। यानी कोई फर्म ने कंपनी का रूप धारण कर लिया या किसी प्रोप्राइटरी कंसर्न यानी एकल स्वामित्व ने क्या कर लिया, कंपनी का रूप धारण कर लिया, तो क्या उसने सक्सेशन किया है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी और फ्रॉम प्रोप्राइटरी कंसर्न टू कंपनी। इन दैट केस द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कौन, जो पिछले वाला, पिछले वाली कौन, फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न। predecessor firm or proprietary concern shall be deemed to be the losses and depreciation of successor
कंपनी, यानी प्रीडिसेसर के जितने भी जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन है वो सक्सेसर कंपनी या जो नई फॉर्म ऑफ बिजनेस निकल के आई है उसी के माने जाएंगे और वैसे ही उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। बस ये है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज में क्या लिखेगी, द सेम शैल बी अप्लाई वेयर ए प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी इज कन्वर्टेड टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। देखो दो केस तो हमने पढ़े थे, किसका, फर्म अदर कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। इसमें एक बेनिफिट और दे दिया कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, अपने आप को कन्वर्ट करती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर आती है, तो उसको भी वो सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे जो फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न को कंपनी में जाने के नाम के मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो अगली बात आती है वो क्या आती है, accumulated losses and unabsorbed depreciation of non-speculative business in case of amalgamation of banking company। देखो पहले हमने जितने भी पढ़े थे वो सारे के सारे स्पेसिफाइड कंपनीज और स्पेसिफाइड बिजनेस दिए हुए थे। अब इसमें अमेलगमेशन का स्पेसिफिक केस आता है बैंकिंग कंपनी के साथ। पहला जो केस था उसमें क्या था, अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी विद स्पेसिफाइड बैंक। अब इसमें जो केस आता है वो थोड़ा सा अलग है। क्या, वेयर ए बैंकिंग कंपनी अमेलगमेट्स विद द एनी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, वहां वर्ड क्या था, स्पेसिफाइड बैंक, यहां क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि अगर केंद्रीय सरकार एक स्कीम के तहत किसी बैंकिंग कंपनी का अमेलगमेशन करती है किसी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, तब क्या होगा, द एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ सच बैंकिंग कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन ऑफ सच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो पिछली बैंकिंग कंपनी के लॉसेस होंगे वो नए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लॉसेस माने जाएंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमेलगमेशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स, उसी साल से माने जाएंगे जिस साल वो अमेलगमेशन फोर्स में आया है। अब ये कौन सा केस है, अलग अलग ये किस तरह के केसेस चल रहे हैं। accumulated losses and unabsorbed depreciation of non speculative business in case of business reorganization of कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कौन सा केस आ गया, ये आ गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स का। अभी हमने क्या पढ़ा था, अमेलगमेशन भी पढ़ा था और डीमर्जर भी पढ़ा था। अब अमेलगमेशन और डीमर्जर नॉर्मल केसेस को हम किस पे लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, कि कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में क्या होगा, amalgamation of a cooperative bank with other cooperative bank or merger of a cooperative bank with other cooperative bank। इस केस में क्या होगा, the rules of set off and carry forward of accumulated losses and unabsorbed depreciation are same as of simple amalgamation and demerger except the following। रूल क्या है कि भाई अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक किसी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ अमेलगमेट कर रहा है या उसका डीमर्जर हो रहा है तो नॉर्मल अमेलगमेशन और डीमर्जर के बेनिफिट्स दोनों को दिए जाएंगे। दैट मींस जो अमेलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक है उसके सारे लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो जिस बैंक के अंदर यानी अमेलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक के अंदर उसको विलय किया गया है, तो जो पुराने कोऑपरेटिव बैंक के लॉसेस है वो नए के माने जाएंगे, यानी सारा का सारा बेनिफिट उनको वही दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या कर दिया, 1, 2, 3 और 4 कंडीशंस और जोड़ दी। क्या क्या है वो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, द सेट ऑफ शैल बी अलाउड टू द सक्सेसर बैंक एज इफ अमेलगमेशन हैड नॉट टेकन प्लेस। ये इस तरह से माना जाएगा सक्सेसर बैंक के पास कि भाई जैसे विलय हुआ ही नहीं, वो जो बैंक है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी पुराने बैंक की साख पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सक्सेसर बैंक की साख पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड द पीरियड कमेंसिंग आफ्टर द डेट ऑफ सच रीऑर्गेनाइजेशन शैल बी द 2 डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। अब इसके अंदर 2 बातें आई। पहले क्या था कि भाई जिस साल के अंदर जिस डेट पर विलय हो रहा है उसी डेट पर जो पुराने जो संस्था है उसके लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को नई का हिस्सा माना जाएगा।
यहां क्या है, यहां हम साल के 2 हिस्से करेंगे और दोनों हिस्सों को अलग अलग प्रीवियस ईयर मानेंगे। सपोज ये सारा एक कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अगस्त में विलय हुआ। किस अगस्त को? सपोज 15 अगस्त को विलय हुआ। तो 1 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक की जो डेट है वो तो एक अलग प्रीवियस ईयर माना जाएगा, और वो किसके लिए बैंक के लिए होगा? इस कोऑपरेटिव बैंक के लिए होगा, यानी एमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक के लिए होगा। और जो 16 अगस्त से लेके और आगे 31 मार्च तक का पीरियड है उसे हम एक अलग प्रीवियस ईयर मानेंगे, और वो अलग प्रीवियस ईयर किसके लिए होगा? वो सक्सीडिंग यानी सक्सेसर बैंक के लिए होगा। तो ये एक कंडीशन है जो इस केस के अंदर लगेगी। तो ये वो सारे के सारे रूल्स थे जो किससे रिलेटेड थे? कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड थे कि भाई अगर मेरे लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते और मुझे अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग अलग तरह के बिजनेसेस के अलग अलग तरह के हेड्स ऑफ इनकम के जो रूल्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को इतना ध्यान से सुनो और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर आकर यह टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। थैंक यू।